क्या एक मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट कभी शोभा देता है? आप अपने दिल से सोच के देखिए। जो 1100 रुपया किए हैं नीतीश बाबू, वो भी प्रशांत जी का डर से। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप देखा नजर 24 लाइव। आज हम हैं मगध क्षेत्र का एक इटमा ग्राम में, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ है रवि रंजन डांगी जी। इनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का यानी जय बिहार का नारा जिस तरह से गुरुआ में, भूरा धाम में जिस तरह से गूंजा, उससे आप कितना प्रभावित हैं और आगे क्या आपको रणनीति है? नमस्कार भैया। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के आप आए हैं। और गुरुआ विधानसभा के सारे जनता को, जिन्होंने अपना समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और बिहार बदलाव जो चल रहा है जनसुराज की तरफ से, उसको सफल बनाने में जो जनता ने सहयोग किया है, वो ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा। इसके लिए सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बिहार के जनताओं के लिए या गुरुआ क्षेत्र के लिए जनता लिए आपके लिए एक भरपूर देखा जाए तो कल के सभा में आपको सपोर्ट किया, कौन सा मुद्दा को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित? 5 मुद्दा में आपको कौन सा ज़्यादा मुद्दा को लेकर गुरुआ में सबसे ज़्यादा प्रभावित है? देखिए, जनता जो है बहुत त्रस्त है पिछला 70-72 सालों में, और कह सकते पिछले 35 सालों से जो मैं देख रहा हूँ बहुत त्रस्त है। ठीक है, कुछ कामें हुआ है, जैसे सामाजिक न्याय मिला है, सामाजिक सुरक्षा भी मिली है, लेकिन सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा तक ही सीमित रहना ये उचित नहीं है। अब जाके देखिए, जिसके बारे में विकास पुरुष कहते हैं कि नली गली बिजली ये सब सारे हैं। बिजली दिए तो मोटी मोटी बिल दिए, नली और गली का स्थिति बहुत ख़राब है, मेंटेनेंस नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप चले जाइए ब्लॉक में, कहीं भी अफसरशाही है। ये सब तमाम मुद्दे हैं। और जो अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो 5 काम जो जनसुराज का है, उसको अगर छोड़ के इतर बात करें हम, तो अभी जो हमारे तीनों प्रखंड में जो मुद्दा, हमारा बाज़ार में जो है, जो सड़कें हैं बहुत संकीर्ण सड़कें हैं। आप गुरारू चले जाइए, परैया चले जाइए, गुरुआ चले जाइए, घंटों जाम में लगे रहते हैं। अपना कीमती समय लोग लाइन में लगा के व्यतीत कर देते हैं। और 5 काम के बारे में इतना जान गई जनता, फिर भी मैं संक्षिप्त में बता दूं। जो 5 काम है, बुजुर्गों को पेंशन जो 1100 रुपया किए हैं नीतीश बाबू, वो भी प्रशांत जी का डर से, नहीं तो 10-11 साल पहले से था। उसको 2000 करने का हम काम करेंगे जब हमारी व्यवस्था आएगी तो। मनरेगा को कृषि से जोड़ने का काम करेंगे, बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, बेरोजगार युवकों को यहीं रहने का मौका देंगे, यहीं रह के जो है रोज़गार करेंगे। 10 से 15 हज़ार का रोज़गार मिलेगा, ताकि अपने बच्चों और बीवी बाल बच्चों, अपने बुजुर्ग माता पिता का सेवा करते हुए काम कर सके। और 5वां और बहुत महत्वपूर्ण काम है, हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने में उन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन लोगों को रोज़गार, छोटी मोटी रोज़गार प्रदान करने का काम करेंगे, जो हम लोग अपनी गारंटी पर उनको देंगे। अभी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है पलायन का, और पलायन के साथ साथ जिस तरह से अभी एक घटना घटा है एक दूसरे मतलब स्टेट में कि 12 मजदूरों का देहांत हो, उसमें बिहार का भी एक मजदूर है। तो जो आप जिस तरह के पलायन को लेकर के आप लोग बिहार में एक जय बिहार के नारा लगाए, उस पर कितना आप लोग खरा उतर पाइएगा? एकदम खरा उतरेंगे। देखिए, पलायन का मुद्दा आज से नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि पलायन का मुद्दा को किसी नेता ने आज तक उठाया ही नहीं। सबने कहा, नीतीश जी का स्टेटमेंट सुनिए तो उनका कहना है कि बिहार के मजदूर अगर दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे तो वहाँ काम धंधा बंद हो जाएगा। वहाँ जब बिहार के मजदूर जो है वो अब किसी पर बोझ नहीं बनते हैं, बल्कि दूसरों का बोझ उठाते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट कभी शोभा देता है? आप अपने दिल से सोच के देखिए, क्या ये शोभामान है कि हमारे मुख्यमंत्री, जिनको यहाँ रोजगार देना चाहिए, वो कहते हैं कि दूसरे राज्य में जाते हैं तो लोगों का बोझ उठाते हैं? तो ये क्या सम्मान की बात है? ये बिहारियों के लिए बिहार का गौरव की बात है। और तेजस्वी यादव भी वही बोलते हैं कि लोग यहाँ से जाते हैं तब जाके दूसरे राज्यों का फैक्ट्री चलता है। अरे भैया, 10 और 12 हज़ार का, 15 हज़ार का नौकरी को आप नौकरी कहते हैं? आप यहाँ वो व्यवस्था कीजिए। हम लोग का जो मेन मुद्दा होगा, बिहारी मजदूर जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, यानी कि जो दबाव में मजदूरी करने लोग जाते हैं, उनको हम लोग आस पास रोजगार
देने का काम करेंगे और ये जनता को विश्वास करना होगा। अगर जनता विश्वास करती है और हमारी व्यवस्था आती है तो लोग जहाँ के हैं उनको हम यहीं रोज़गार देने का काम करेंगे। और मैं वादा करता हूँ, हमारे प्रशांत जी भी वादा करते हैं कि आने वाला छठ पूजा के बाद जो आगामी छठ पूजा होगा, आगामी दीपावली, छठ, होली होगा, वो परिवार जो है अपने साथ गुजारेंगे, परिवार के साथ गुजारेंगे, अपने माता पिता के साथ गुजारेंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारेंगे। ये हमारा एकदम दृढ़ संकल्प है, रोजगार के लिए यही काम करेंगे। अभी एक आपका ही क्षेत्र का एक मुद्दा है, आपका मथुरापुर के बगल में गांव है एक ढिवरी, तो वहाँ एक गुजरात में शायद जॉब करते थे, किसी एक्सीडेंट हो गया, उनका डेड बॉडी लास्ट में आया। तो इस तरह का अभी तक कोई नेता वहाँ तक सुध लेने के लिए नहीं गया, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? अगर नहीं गया है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि शायद मैं रैली में व्यस्त होने के कारण मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आपने दिया है तो आज ही मैं जाके इस बात का संज्ञान लूँगा, उनसे मिलूँगा भी। और ये घटना, जिस घटना के बारे में बात करनी है, कोई नई बात नहीं है, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। बिहारी मजदूर, जहाँ मजदूर मरते हैं 60-80% बिहार के ही मजदूर होते हैं। ये जो है बिहार सरकार का विफलता को दर्शाता है कि हमारे बिहारी मजदूरी काम करने जाते हैं, वहाँ से उनकी लाश आती है और कोई नेता सुध लेने नहीं जाते हैं। अरे हम तो नेतागिरी कर रहे हैं, अभी आप बताएं, हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो हमारे और भी जो सीनियर नेता जी जो अपने आप के आरजेडी के नेता कहते हैं, बीजेपी का नेता कहते हैं, उनको तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर नहीं गए हैं तो हमारा दुर्भाग्य है, इसके बारे में मैं ज़रूर संज्ञान लूँगा। आपने बोला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज ही जाऊँगा, वहाँ मिल के आऊँगा। अभी जिस तरह से आप लोग एक शिक्षा बेरोजगारी के लेकर बात कर रहे हैं, तो आपका जो अभी जिस तरह का बिहार में शिक्षा कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कमी है, अगर बोला जाए कि शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सरकार के लेकर के बहुत ज़्यादा एक टोल हो रहा है, उस पर क्या बोलना चाहिएगा? भैया शिक्षा हंसी आता है। शिक्षा की जहाँ तक बात है, बच्चे थाली लेकर लाइन में लगा के खिचड़ी खाने के लिए खड़े रहते हैं। अरे भैया, हम कहते हैं कि अगर आप रोज़गार देते हैं, हर घर में 25 से 30 हज़ार रुपया अगर आता, जो व्यवस्था हमने कर रखा है वो हमारी व्यवस्था आएगी, तो 25 से 30 हज़ार रुपया का व्यवस्था हमने हर परिवार के लिए कर दिया है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को खिचड़ी के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सरस्वती माँ का मंदिर है स्कूल, वहाँ जो है शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं बच्चे, ना कि सिर्फ खिचड़ी खाने जाते हैं। अगर आप खिचड़ी खिलाते हो उसको व्यवस्थित ढंग से कीजिए, लेकिन वो कोई व्यवस्था ही नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान खिचड़ी खिलाने पे है। हम इसको इस तरह से दूर करेंगे, जब हमारी व्यवस्था आएगी तो प्रशांत जी का और जनसुराज का कहना है कि हम जो है एक मॉडल स्कूल का निर्माण करेंगे। हर एक प्रखंड में हर एक साल एक विद्यालय खोलेंगे। अगर हम 10 साल का टारगेट लेते हैं तो 10 विद्यालय हम मॉडल स्कूल के तौर पर खोलेंगे, जिसमें अधिक संख्या में बच्चे पढ़ेंगे और क्वालिफाइड टीचर रहेंगे जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। आने जाने का व्यवस्था एकदम प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई होता है वो व्यवस्था हम करेंगे, ताकि जो बचपन से लेकर 15 साल तक बच्चों को पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करेंगे, ताकि आने वाला समय में वो बच्चे जो पढ़ के निकले वो अपने माता पिता पर, अपने गार्जियन पर या जो सरकार आएगी उस पर बोझ ना बने। हमारी यही व्यवस्था रहेगी, हम अच्छी शिक्षा देने का। अगर हम अच्छी शिक्षा देते हैं तो रोज़गार दूर करेंगे, और रोज़गार अगर दूर होगा तो हमारे सरकार पर बोझ नहीं बनेंगे, वो अपना रोज़गार कर सकते। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे अगर रहेंगे हर कोई, सरकारी नौकरी कितना मिलता है भैया, वह 1.97% आपका रेशियो है यहाँ का, बिहार का 23,50,000 रुपये सरकारी नौकरी पे। क्या उससे आप बेरोजगार को दूर कर देंगे? नहीं, सरकारी नौकरी के अलावा सरकार को सोचना होगा कि हम हर हाथ में रोज़गार दें, हर महिला को रोज़गार दें, हर पुरुष को रोज़गार दें, और बुजुर्गों को पेंशन दें, ताकि अपनी जीवन को अच्छी ढंग से जी सके। और यही हमारी व्यवस्था करने का जनता मौका देगी तो हम ये करने की कोशिश करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ये कर लेंगे। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव उसमें हमारी व्यवस्था आएगी, हमारी सरकार बनेगी। रवि रंजन जी, जिस तरह से सरकार अभी एक दारू बंद का लेकर के बहुत अपने आप को भी थपथपा रही है पब्लिक के बीच में या सरकार के बीच में अपने आप को, अब दारूबंदी कितना प्रबल, मतलब उसको कारगर समझते हैं? देखिए, दारूबंदी प्रबल कहाँ है?
कहाँ दारूबंदी है। जब नीतीश बाबू से शायद 2015 में बंद किए थे, उसमें कुछ दिनों तक लगा कि नहीं चलिए दारू बंद है, और सही में लगता था कि नहीं दारूबंदी का फ़ायदा है लोगों को पीस। लेकिन दारूबंदी का फ़ायदा कहाँ है, लोग जहर पी रहे हैं। अब पीना तो छोड़े नहीं है, जो पीने वाले हैं उनको तो होम डिलीवरी, यहाँ बैठे रहिए फ़ोन कीजिए, होम डिलीवरी होता है, इसको दारूबंदी कहेंगे। उल्टा राजस्व का नुकसान हो रहा है, उल्टा लोगों का नुकसान हो रहा है। पैकेट से जहाँ 20 रुपये में दारू मिलता था 50 रुपये में मिलता है, वही 250-300 रुपये में मिलता है। और हमारे बगल के राज्यों लाल हो रहे हैं, नकली दारू बेच बेच के उनको पैसा लाल कर रहे हैं, अपना पैकेट गर्म कर रहे हैं। इस चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ा और सबसे दुखदाई बात यह है कि जिसके लिए नीतीश बाबू दारूबंदी किए, कहते हैं गरीब लोग इससे त्रस्त है। अरे गरीब लोगों का तो पैसा भी ज़्यादा जा रहा है, प्लस 1.5 लाख लोग जो हैं नीचे तबके के लोग जो जेल में बंद है शराबबंदी के कानून के तहत, उनको कोई जमानत देने वाला नहीं है, सरकार उनके लिए खड़ी नहीं है। ये हमें रोना आता है इस बात पे, सरकार का ये डिसीजन पे। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आने वाला भी जो सरकार है इसके बारे में उसको सोचना चाहिए। ये ऊपर लेवल की बात है कि दारूबंदी बंद करें या खोलें, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। मैं इस पर बात नहीं कर पाऊँ। सरकार आएगी तो दारू क्या बंद करेगा कि जिस तरह से पहले चलता था उससे चलेगा? नहीं, देखिए इसमें व्यवस्था तो ज़रूर चेंज करना पड़ेगा, और ये ऊपर लेवल की बात है। ये प्रशांत जी ही इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं, ये कैबिनेट की बात है। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ जनसुराज का, मैं इस पर विशेष बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सरकार को इस तरफ जो है मैं ध्यान आकृष्ट जरूर करवाना चाहूँगा। इस पर पुनर्विचार करें कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दारूबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, इस मुद्दे पर सरकार को सोचना पड़ेगा। सर, जिस तरह आप जिस विधानसभा में बिलोंग करते हैं, गुरुआ क्षेत्र में, वो बेसिक किसान पर किसान पे आधारित है, लेकिन किसानों के लिए आपका क्या मतलब एक रोड मैप है? देखिए, किसानों के लिए सबसे पहला जो हमारी व्यवस्था रहेगी, किसानों को पूंजी से हम लोग मदद करवाएं, क्योंकि हमारे किसान बहुत मजदूर हैं। 75% लोग जो है, 75 क्या 80-85% जो है हमारी विधानसभा में वो जो है कृषि पे निर्भर है। नहीं जाते 95%। चलिए आप अच्छी बात बताएं, 95% जो है कृषि पे लोग निर्भर है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो ये नली और पैन और वहरा जो खदते रहते हैं हाथ से, और 1 फीट खदाता है 3 फीट का पैसा निकालता है, ठेकेदार लाल हो जाते हैं। हम सीधा हमारी व्यवस्था आएगी तो मनरेगा के मजदूर को किसान से जोड़ देंगे। अगर आप नकदी फसल करते हैं, मान लीजिए आप ही हैं, आप नकदी 5 कट्ठा में भिंडी या टमाटर उपजा रहे हैं, तो भैया जोताई कोड़ाई बहुत तोड़ाई, इस समय पैसा जो बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, मनरेगा के मजदूर को आपको हम देंगे। आप जो है सरकार जो है मनरेगा को मजदूरी का पैसा देगी आपके लिए। मजदूरी अगर फ्री होता है तो एक टमाटर अगर हम 4 रुपये किलो उपजाते हैं तो उसका लागत सीधा हमको लगता है कि 2 रुपये 2.5 रुपये पड़ेगा। तो जब लागत कम पड़ेगा तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ जाएगा। तो वही टमाटर जो हम 2-2.5 रुपये में उपजा लेते हैं, पहले 4 या 5 रुपये में उपजाते थे, हम अगर 8 रुपये और 6 रुपये में बेचेंगे तो 3 या 4 रुपये केजी हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो हमें लगता है इससे किसानों को फायदा होगा। और सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, जो मनरेगा के मजदूरों को लूट रहे हैं यहाँ के ठेकेदार, झूठ बोल बोल के ज़्यादा मजदूरी लेके 10 लोगों का पैसा निकालते हैं, 2 लोगों को देते हैं, 8 लोगों का पैसा अपने में रखते हैं। और जो अहरा 1 दिन में खुदाना चाहिए वो महीनों दिन काम लगा रहता है। जो पैन को सफाई JCB से हम करवा देंगे, 1 महीना हम पूरा गुरुआ विधानसभा का अहरा और पैन साफ कर देंगे JCB से, लेकिन लगा रहता है काम लूट मचाने के लिए। सब लूट का साधन और कुछ नहीं है। इस व्यवस्था को हम जरूर सुधारेंगे और मनरेगा को हम सीधा कृषि से जोड़ देंगे। आखिरी क्वेश्चन सर कि जी आप गुरुआ की जनता को आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए क्या मैसेज देना चाहिए जो जनसुराज के साथ और आपके लिए कदम टू कदम चले? चलिए, सम्मानित जनता से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अब आप जो है जात पात से ऊपर उठ के वोट दीजिए। ये परिवारवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, जात पात की राजनीति बहुत हो चुकी। अगर इसके बारे में नहीं सोचेगा तो जैसे 35 साल से कुचा रहे हैं, 5 साल और कुचाने के लिए तैयार रहिए। अरे भैया, हम तो कहते हैं कि हम नाम नहीं लेंगे उन नेताओं का, लेकिन जो हमारे नेता हैं उनके बारे में देखिए, बेटी सांसद, बेटा उप मुख्यमंत्री, एक और बेटा मंत्री बने थे, साला पत्नी सब।
हमारे इमामगंज विधानसभा के पूर्व विधायक, उनके बहू विधायक, उनके समधी विधायक, उनका परिवार विधायक, एक और हैं हमारे ठीक है दमादो हैं, एक और हमारे नेताजी है दूसरे पार्टी का, उनका भी यही हाल है। हमारे यहाँ के भी नेता हैं, विधायक अपने, मुखिया अपने, समिति अपने, प्रमुख खुद का, मैंने कहिए जितना पोस्ट आपको व्यापार मंडल के अपने, मैंने जितना पैक्स के खुद है अपने सब रख लेते हैं। आप इससे ऊपर उठिए, और भी जाति में बिलोंग करते हैं आपके जात से, चाहे वो यादव हो, राजपूत हो, भूइयाँ हो, चमार हो, दांगी हो, दुसाद हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, चमार हो, जितनी जातियाँ को नेताओं हैं सिर्फ अपना पेट भरने पर आते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, हमारी पार्टी आपसे वादा करती है कि जो आने वाला चुनाव होगा उसमें ऐसे लोगों को हमारी पार्टी टिकट देगी जो जमीन से जुड़े रहेंगे और इसी विधानसभा से जुड़े रहेंगे, चाहे वो पार्टी हमें टिकट देती है तो, या किसी और को भी टिकट देती है जनसुराज से। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करूंगा, सामान्य जनता से निवेदन करूंगा कि आप बिहार बदलाव मुहिम में हमारा साथ दीजिए, हमारा पार्टी का साथ दीजिए और आने वाला चुनाव में जम के वोटिंग एक तरफा कीजिए, कि ताकि जनसुराज ये दिखा दे कि हम आने वाले समय में बिहार को बदल के रखेंगे। और आपने कल का सभा में ये साबित कर दिया, हमारा 10 दिन 15 दिन जो हम 9-10 महीना से लगे हुए थे और 10 दिन से विशेष करके सभा के लिए लगे हुए थे, कल आपने ये दिखा दिया कि जनसुराज के प्रति और हमारे प्रशांत किशोर के प्रति लोग कितने भावुक थे, लोग कितने उनसे क्या विश्वास लगा रखे थे कि प्रशांत जी आएंगे तो कुछ बोलेंगे, हम लोगों के लिए बारे में सोचेंगे। और ये जब वो प्रशांत जी आए तो मैंने देखा कि लोग जनता मंत्र मुग्ध हो गए। हम कुछ अपना बैनर दिए थे, लोग इतने ध्यान से सुनने लगे उनको कि मेरा बैनर को ऊपर उठाना ही भूल गए। ये दिखाता है, जनता का प्यार दिखाता है प्रशांत किशोर के प्रति, मेरे प्रति विधानसभा में जो मेरे जनता है मेरे प्रति प्यार दिखाता है। इसके लिए मैं तहे दिल से जनता को धन्यवाद दूंगा। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आने वाला विधानसभा चुनाव में जय बिहार का नारा बुलंद कीजिए और जय जय बिहार का नारा लगाइए। जय बिहार, जय जय बिहार। तो ये हमारे थे रवि रंजन दांगी जी, जो भावी गुरुआ विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और हमने इनसे सारे एक बेरोजगारी के लेकर के, शिक्षा के लेकर, किसान के लेकर, पलायन के लेकर, सारे मुद्दा को लेकर के मैंने बात को रखा और अपनी बातों को बेबाक तरीके से अपने जवाब दिया। और कल का जो लेकर के जो प्रशांत किशोर को जो सभा था उससे आप गदगद हैं, बहुत खुश हैं कि आने वाला समय जनसुराज का विधानसभा गुरुआ का परचम लहराएगा, ऐसा इनको कहना है, ऐसा इसको मानना है। देखते हैं नजर 24 लाइव। चलिए बहुत